हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आप लोग देख रहे हैं हमारा विजय मेंस आंसर राइटिंग सीरीज का डे नंबर 2 का ये सेशन। राइट, सो इस सेशन में भी हम हमारे GS1 पेपर के डिस्कशन को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और 4 क्वेश्चंस को, 2 क्वेश्चंस फॉर 4 मार्कर, 1 क्वेश्चन फॉर 8 मार्कर एंड 1 क्वेश्चन फॉर 20 मार्कर आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं यूजिंग द 3 स्टेप फॉर्मूला ऑफ आंसर राइटिंग। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द 3 स्टेप फॉर्मूला फॉर आंसर राइटिंग। अगर आपने इस फॉर्मूला के बारे में नहीं सुना है और आप जानना चाहते हैं कि फॉर्मूला क्या है, इस वीडियो को देखने से पहले मेरी रिकमेंडेशन होगी कि इस वीडियो को एक बार जरूर देखिए, जिसका लिंक आपको ऊपर स्क्रीन पे दिख रहा है। इस वीडियो में मैंने आपके साथ 3 स्टेप फॉर्मूला डिस्कस किया है और वहां पर हम एडुटैप पे किस तरीके से मेंस के क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। राइट, सो वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दी फर्स्ट 4 क्वेश्चंस ऑफ GS1 पेपर। जो डे 1 में हमारा डिस्कशन था वो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपके साथ किया है और अब इस लेक्चर में डे 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक एक करके हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1। सो ये क्वेश्चन हमारा जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन पूछा गया फ्रीडम स्ट्रगल के टॉपिक से। ये भी हमारे सब यूनिट 1 का पार्ट है। ठीक है, यूनिट 1 सब यूनिट 1, यूनिट 1 सब यूनिट 1 में मॉडर्न हिस्ट्री और फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़े हुए टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं और हम हर साल देखते हैं कि 4 मार्कर क्वेश्चंस में से एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाते हैं फ्रॉम दी फ्रीडम स्ट्रगल पार्ट। राइट, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं। हु वर स्वराजिस्ट्स, डिस्कस देयर एक्टिविटीज एंड रोल इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब इस क्वेश्चन को हमने क्या फ्रेम में रखकर बनाया है, देखो क्वेश्चन आया था 2018 में, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन सत्यशोधक समाज। तो ये क्वेश्चन क्यों आया, अगेन रिलेटेड टू दी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, और यहाँ पर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उन्होंने शॉर्ट नोट, क्रिटिकल नोट लिखने को बोल दिया है। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हमें 4 मार्कर में देखने को मिलते हैं प्रीवियस 3 इयर्स ऑफ HPS में। अगर आप देखोगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं और इसलिए हम यहाँ पर स्वराजिस्ट्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में पहला पार्ट क्या है 3 स्टेप फॉर्मूला का। स्टेप 1 अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन में क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, डायरेक्टिव क्या है, हु वर दी स्वराजिस्ट्स, कौन थे स्वराजिस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा गया। ये हमारा पहला माइक्रो क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन में एक नहीं 2 माइक्रो क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं 4 मार्कर के अंदर। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 4 मार्कर क्वेश्चंस में अक्सर माइक्रो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन यहां पे 2 माइक्रो क्वेश्चंस हैं। पहला क्या है, हु वर दी स्वराजिस्ट्स, कौन थे, उनके बारे में आपको बताना पड़ेगा। फिर डिस्कस देयर एक्टिविटीज एंड रोल इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, 2 चीजें आपको बतानी है, एक्टिविटीज क्या रही हैं उनकी और उनका रोल क्या रहा है इंडियन नेशनल मूवमेंट में, दैट यू हैव टू डिस्कस। ऑब्वियसली आपके पास सिर्फ 60 वर्ड्स हैं तो बहुत ज्यादा आपको इस क्वेश्चन के अंदर लीवे नहीं मिला है। सीधा इन जो आंसर की स्टार्टिंग है हम बताकर करेंगे कि स्वराजिस्ट कौन थे। मैंने आप में से बहुत सारे लोगों के आंसर्स देखे, एस्पिरेंट्स ने जो हमें आंसर भेजे, और वो आंसर्स भी देखकर मुझे लगा कि आप लोगों को बहुत अच्छी हिस्ट्री के ऊपर जो है पकड़ है। स्वराजिस्ट कौन थे हमें पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही कुछ लीडर्स जो कि इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट करना चाहते थे आफ्टर दी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उनको हम लोग बोल रहे हैं स्वराजिस्ट। और इसलिए स्वराजिस्ट बोलते हैं क्योंकि स्वराज पार्टी उन्होंने बनाई थी 1923 के अंदर। अब आंसर के अंदर आपको 60 वर्ड्स में बहुत ही इंपॉर्टेंटली यू हैव टू मेक श्योर कि सारे कीवर्ड्स इंक्लूडेड हों आंसर के अंदर। जब भी एग्जामिनर आपका 4 नंबर का आंसर पढ़ने जाता है उसको पहली ही दूसरी ही लाइन में जितने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उसको दिख जाने चाहिए। कीवर्ड्स क्या है, पहला है स्वराजिस्ट जिसके बारे में आप बता रहे हो, कीवर्ड दिख रहा है। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिस पार्टी से अलग हो रहे थे स्वराजिस्ट, जिस पार्टी को ओरिजिनली बिलोंग करते हैं उसका नाम ले लिया है। उन्होंने एक नई पार्टी बना दी, स्वराज पार्टी। दिस इज इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, स्वराज पार्टी उन्होंने जो बनाई है, कब बनाई है ये जरूरी है बताना, क्योंकि उन्हीं लोगों को स्वराजिस्ट कहा जा रहा है हु फॉर्म्ड दिस डिफरेंट पार्टी नेम्ड स्वराज पार्टी। इलेक्शंस कंटेस्ट करना है तो बाद में आया था, पहले जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो क्या है, दैट दे हैड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद द कांग्रेस लीडरशिप, दे वांटेड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस व्हाइल द अदर कांग्रेस मेंबर्स दे डिड नॉट वांट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। तो वो चीज मैंने यहाँ पर लिख दी। फिर मैंने लीडर्स के नाम लिख दिए, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, ये 2 इंपॉर्टेंट लीडर्स के यहाँ पर नाम लिख दिए मैंने। यहाँ पर आप हकीम अजमल का भी जो है नाम लिख सकते थे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फर्स्ट लाइन के अंदर ही आई हैव इंक्लूडेड स्वराजिस्ट्स, members of Indian National Congress Party who formed a new party named Swaraj Party in 1923 under the leadership of these 2 important leaders। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं स्वराजिस्ट opposed the suspension of civil disobedience movement and they did not want boycott of the legislative assembly elections by the कांग्रेस पार्टी। वो कांग्रेस पार्टी के इलेक्शंस को जो है नहीं आगे, कांग्रेस पार्टी में जो इलेक्शंस नहीं कंटिन्यू करने की पॉलिसी थी उस पॉलिसी से वो एग्री नहीं करते थे और वो चाहते थे कि लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस जो हैं वो लड़े जाएं बाय दी कांग्रेस पीपल। राइट, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इसके बाद में इंक्लूड कर दिया है।
तो आई होप आपको क्लियर हुआ। पहली लाइन में मैंने बताया स्वराजिस्ट कौन थे, कांग्रेस के लीडर्स थे जिन्होंने एक अलग पार्टी बना दी थी, और कौन से लीडर्स की अगुवाई में वो पार्टी बनाई थी। और ये अलग पार्टी बनाने की जरूरत उन्हें इसलिए पड़ी क्योंकि वो असेंबली इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करना चाहते थे, जो कांग्रेस पार्टी के बाकी लीडर्स नहीं चाहते थे। फिर बात आती है रोल की, और हमारा जो कंट्रीब्यूशन रहा है, एक्टिविटीज जो रही है इंडियन नेशनल मूवमेंट में। मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट्स यहाँ पर लिख दिए कि फॉलोइंग वर द अचीवमेंट्स एंड द रोल। मैंने बोला कि वो असेंबली डिबेट्स को यूज करते थे, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते थे, पीरियड ऑफ पॉलिटिकल वैक्यूम जो था इसको फिल कर रहे थे, तो एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद उन्होंने 3 मेजर प्रॉब्लम्स के ऊपर काम किया है। सेल्फ गवर्नेंस इंडिया की, इंडिया में जो लोगों की सिविल लिबर्टीज हैं, और इंडिया में रिप्रेसिव लॉज एंड इंडिजिनस इंडस्ट्रीज, उनकी डेवलपमेंट को लेकर के भी उन्होंने बहुत सारा काम किया है। पब्लिक सेफ्टी बिल के बारे में ऑब्वियसली आप सबको पता है कि पब्लिक सेफ्टी बिल जो लाया गया था उसको डिफीट किया गया बहुत सारी प्रोविंसेस के अंदर बाय दी स्वराजिस्ट, तो ये उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। और उनके ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट पॉलिसीज की वजह से आगे जाकर के साइमन कमीशन हमें अपॉइंट करना पड़ा ब्रिटिश के द्वारा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस आप लिखेंगे। ऑब्वियसली ये वर्ड लिमिट मैं एक्सीड कर रहा हूं यहाँ पे, इसलिए एक्सीड कर रहा हूं बिकॉज आंसर जब आप लिखने जाएंगे मेंस एग्जाम के अंदर, तो वहां पर आप इन सभी पॉइंट्स को नहीं लिखोगे। ऑब्वियसली आप वहां पर, आपके पास काफी लीवे होता है। यहां पर मेरा ऑब्जेक्टिव आपको इंडिकेटिव आंसर देने का है कि मैं वर्ड्स के आसपास रहते हुए आपको कोर नॉलेज प्लस फॉर्डर मटेरियल प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, हर आंसर में मैंने आपको बताया था 3 स्टेप फॉर्मूला। पहला स्टेप है वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने के बाद कोर नॉलेज चाहिए होती है आंसर लिखने के लिए, और फोल्डर मटेरियल चाहिए होता है अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए। तो मेरा काम है कि इंडिकेटिव आंसर्स में मैं आपको ये 2 चीजें प्रोवाइड कर दूं, ताकि हर स्टूडेंट, हर एस्पिरेंट इन 2 चीजों की कमी उसको ना रहे। और जो 180 क्वेश्चंस मैं आपको लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं इस मेंस एग्जामिनेशन के लिए हिमाचल प्रदेश की, उसमें आपके पास कंटेंट की कमी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। जहां तक लिखने की बात है, कैसे लिखेंगे, कैसे कंटेंट यूज करेंगे, तो वो चीज मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, तो ये जितना कंटेंट है, इस कंटेंट को मैंने पूरा यहां पर लाल कर दिया है। मैं चाहता हूं कि आप इस पूरे कंटेंट को ध्यान से पढ़ें और फिर इसमें से चूज करें और अपना आंसर खुद लिखें। जैसे आप अच्छे अच्छे आंसर मुझे लिखकर भेज रहे हैं, आई एम रियली सरप्राइज टू सी वेरी गुड आंसर्स। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मेंशन द हिस्टोरिक बैकग्राउंड ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, अगेन रिलेटेड टू इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पार्ट, राइट। क्वेश्चन को समझो। ये पूरी हैबिट बननी चाहिए कि पहला काम जो मैं क्वेश्चन को पढ़ते ही करूंगा वो क्या है कि क्वेश्चन के अंदर मैं क्वेश्चन के जो माइक्रो क्वेश्चंस हैं अगर, तो वो देखूंगा मैं, क्वेश्चंस का डायरेक्टिव जो है वो देखूंगा, और मैं क्वेश्चन के कीवर्ड्स देखूंगा जिनको मुझे आंसर के अंदर भी यूज करना है। तो मुझे देखा पहले मिला मेंशन, कुछ चीजों को मेंशन करना है, 4 मार्क्स के लिए मेंशन करने को बोला गया है। तो यस, इससे ज्यादा क्या करने को कहा जाएगा, मेंशन कर देंगे हम कुछ चीजों को। क्या मेंशन करना है, हिस्टोरिक बैकग्राउंड ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट कीवर्ड। स्वदेशी मूवमेंट हमें पता है, कोर नॉलेज मुझे क्लियर है स्वदेशी मूवमेंट के बारे में, कब होती है, कहां होती है, क्यों होती है, उसमें क्या क्या किया जाता है, ये सब मुझे पता है। मुझे बताना है हिस्टोरिक बैकग्राउंड। अब यहां पर सोचो, अगर कोई एस्पिरेंट इस क्वेश्चन को पढ़ के आंसर ये करना स्टार्ट कर दे दैट स्वदेशी मूवमेंट हैपेंड इन 1905 एंड इन दी स्वदेशी मूवमेंट बॉयकॉट वाज डन, बॉयकॉट किया गया, जो स्वदेशी लोकलाइज्ड गुड्स हैं, इंडिजिनस गुड्स हैं, उनको ज्यादा पॉपुलराइज किया गया, नेशनल एजुकेशन लाई गई, बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, अंग्रेज इससे बहुत डर गए। क्या आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन? इज दिस द करेक्ट वे टू आंसर दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हिस्टोरिक बैकग्राउंड बताना है। हिस्टोरिक बैकग्राउंड का मतलब है कि आपको बताना पड़ेगा कि स्वदेशी मूवमेंट हो क्यों रही है, इस पे ज्यादा फोकस होगा। ठीक है, और इसके लिए हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा स्वदेशी मूवमेंट से। तो मैंने क्या किया है, ये देखो 2017 में हमारा प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आया था, 2017 एचपीएस का क्वेश्चन है, मेंशन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सत्याग्रह मूवमेंट। सत्याग्रह मूवमेंट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर बताओगे तो क्या बताना पड़ेगा आपको, इसमें आपको यह बताना पड़ेगा कि सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट कहां से निकल कर आ रहा है। आपको गांधी जी से यहां पर बात करनी पड़ेगी, साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने सत्याग्रह की जो बात की वो भी आपको यहां पर लिखनी पड़ेगी। तो यहां मेरा आंसर के अंदर मैंने क्या किया, स्वदेशी मूवमेंट हैड इट्स रूट्स, पहली लाइन में जो क्रक्स है हिस्टोरिक बैकग्राउंड वो मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है। एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टेटेड टू अपोज लॉर्ड कर्जन्स डिसीजन ऑफ डिवाइडिंग द प्रोविंस ऑफ बंगाल। एक लाइन के अंदर हिस्टोरिक रीजन जो है, कॉज जो है वो मैंने बता दिया है कि देखो बंगाल का पार्टीशन रोकने के लिए, लॉर्ड कर्जन का जो डिसीजन था उसको अपोज करने के लिए जो मूवमेंट स्टार्ट हुई एंटी पार्टीशन की, उसमें स्वदेशी मूवमेंट निकल कर आती है। ठीक है, द डिसीजन टू डिवाइड बंगाल ये दिसंबर 1903 से किया जा चुका है। तो मैं हिस्ट्री में थोड़ा पीछे चला गया, मैंने कहा देखो 1903 में डिसीजन लिया गया था और आईएनसी के, कांग्रेस के लीडर्स ने और बंगाल के नेशनलिस्ट्स ने इस डिसीजन को क्या किया, प्रोटेस्ट किया। इसके बाद क्या हुआ, जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन द देन वाइसरॉय ऑफ इंडिया इशूड एन ऑर्डर डिवाइडिंग द प्रोविंस। उन्होंने 1905 के अंदर, जुलाई के अंदर ये 2 ईस्ट और वेस्ट बंगाल बना दिए। इसके बाद 7 अगस्त 1905, एक महीने बाद,
बॉयकॉट रेजोल्यूशन उसको एक्सेप्ट किया गया एट कैलकाटा टाउन हॉल मीटिंग, और यहां से हमारी स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होती है। अब मैंने एक लास्ट लाइन में ये बताया कि स्वदेशी मूवमेंट के अंदर क्या होता है। इसमें आपके स्वदेशी इंडिजिनस गुड्स को प्रमोट किया गया, जो फॉरेन गुड्स थे उनको बॉयकॉट किया गया, और जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस थे, चाहे एजुकेशन के हों चाहे बिजनेस के, उनको प्रमोट किया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने यहां पर लिख दिया। राइट, 4 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा हमारे पास लीवे नहीं है, बहुत ज्यादा हमारे पास वर्ड्स नहीं है, तो बहुत ही ध्यान से पहले जो प्रायोरिटी पे होनी चाहिए चीज वो आपको बतानी पड़ेगी कि हिस्टोरिक बैकग्राउंड क्या था। वो मैंने यहां पर लिख दिया, हिस्टोरिक बैकग्राउंड 1903 से चल रहा है, लोगों ने प्रोटेस्ट किया। अगर आप चाहते तो अलग तरीके से भी अप्रोच कर सकते थे। अलग तरीके से अप्रोच क्या हो सकता था, आपने फर्स्ट लाइन जो है हमारी, फर्स्ट लाइन के अंदर आप बता दोगे कि जो स्वदेशी मूवमेंट है इट वाज फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, और इसके बाद आप बोल दोगे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल 1903 से स्टार्ट हो चुका था, बट आफ्टर 1903 क्या हो रहा था कि वहां पर पेटिशंस डाली जा रही थी। जो बंगाल के नेशनलिस्ट्स हैं वो अपील कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स से कि अरे आप प्लीज बंगाल को डिवाइड मत करो। तो पेटिशंस डाली गई, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म्स को यूज किया गया, और ये काम किया गया था मॉडरेट्स के द्वारा। लेकिन फिर भी 1903 से लेकर के 1905 तक कोई चेंज नहीं आया पार्टीशन के डिसीजन को लेकर के। दैट इज वाई एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी भी उसके अंदर आ गई, और वहां पर हमने स्टार्ट किया कि हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, हम स्ट्राइक्स करेंगे, और हम बॉयकॉट्स करेंगे। और इसमें आप बोल सकते हो कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो कि काफी त्रस्त हो गए थे मॉडरेट लीडर्स से, और वो देख के काफी थक चुके थे कि ब्रिटिशर्स हमारी कोई बात नहीं मानते हैं, तो इस वजह से हमें यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी लानी पड़ी, और फिर हमारा स्वदेशी मूवमेंट जो है स्टार्ट हो गया। तो दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग दिस कोर कंटेंट। कोर कंटेंट वही है, फॉर्डर थोड़ा सा बदल गया है, मतलब कि हमने अलग तरीके से अपने आर्ग्यूमेंट को यहाँ पर पेश किया है। दोनों आंसर बिल्कुल सही होंगे, मैंने आपके स्टूडेंट्स के आंसर भी देखे, दोनों आंसर में कोई गड़बड़ नहीं है। जो आंसर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ इट इज ऑल्सो फाइन, इसमें भी आपको 3 से 4 मार्क्स मिल सकते हैं अगर अच्छा लिखेंगे, और जो दूसरा तरीका मैंने बताया उसमें भी आपको मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन की। नाउ दिस क्वेश्चन इज अगेन रिलेटेड टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं, पहला जो हमारा स्टेप है, द ब्रिटिश इंडियन पॉलिसी, क्या बताना है हमें, द ब्रिटिश इंडियन पॉलिसी, यानी कि जो डिसीजंस, जो पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने इंडिया में लागू की है, इट वाज ड्रिवन मोर बाय द डिजायर टू मीट इट्स इंपीरियल नीड्स। ये जो ब्रिटिश पॉलिसी है ये ड्रिवन थी अपनी इंपीरियल जरूरतों को, नीड्स को पूरा करने के लिए, रादर देन अ जेन्युइन कंसर्न फॉर द अपलिफ्ट ऑफ इंडियन मासेस। यानी कि जो ब्रिटिशर्स ने पॉलिसी लगाई वो अपनी इंपीरियल जरूरतों को पूरा करने के लिए लगाई, ना कि इंडिया के लोगों की जो कंडीशन है, उनकी जो हालत है उसको अपलिफ्ट करने के लिए लगाई। कोई उनको कंसर्न, कोई चिंता इंडिया के लोगों की को लेकर नहीं थी। वो जो भी है पॉलिसी लेकर आते थे वो अपनी जरूरतों के लिए लेकर आते थे। डायरेक्टिव बहुत ध्यान से देखो, एनालाइज, एक स्टेटमेंट देकर एनालाइज करने की बात की गई है। एनालाइज का मतलब क्या हुआ, जांच करो, जांच करनी पड़ेगी। जांच करने का मतलब हुआ कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, बताना पड़ेगा। और इसका मतलब है कि लास्ट में जांच करने के बाद क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, कंक्लूजन आएगा, वो आप लोगों को देना पड़ेगा कि क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या ब्रिटिशर्स ने सच में सारे काम जो किए वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए और इंडिया की कंडीशंस को बिल्कुल उन्होंने ध्यान में रखा, ये बात बिल्कुल सही है, या ये बात गलत है, या ये बात 50 सही है 50% गलत है। ये चीज आपको यहां पर आंसर में बतानी पड़ेगी। तो मैंने आंसर में क्या किया, इंट्रोडक्शन मैंने स्टार्ट किया, मैंने बोला है, मैं अपने आंसर में एग्री करता हूं, मैं एग्री करता हूं कि ब्रिटिशर्स ने जो किया है वो अपने भले के लिए किया, हमारे भले के लिए नहीं किया। द पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेटअप बाय इन इंडिया बाय ब्रिटिशर्स फर्स्ट ड्यूरिंग द कंपनी रूल एंड देन द क्राउन रूल, मैंने दोनों चीजें यहां पर मेंशन कर दी हैं कि पहले कंपनी का राज था, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद क्राउन का भी राज रहा है। दोनों केसेस में अपने इंपीरियलिस्ट गोल्स के लिए उन्होंने राज किया है। इंडिया के कंसर्न बिल्कुल भी नहीं थे, दे वर नॉट ड्रिवन फ्रॉम एनी कंसर्न फॉर इंडियन मासेस। और ये मुझे पता लग रहा है एज इज एविडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स। ये मुझे कैसे पता लगा, ये मुझे फॉलोइंग जो मैं आर्ग्यूमेंट्स दे रहा हूं उससे पता लग रहा है। नीचे मैंने आर्ग्यूमेंट्स आपको लिस्ट कर दिए हैं सारे। ठीक है, अब यहां पर मैं जो आपको कंटेंट दे रहा हूं ये पूरा टेक्स्ट की फॉर्म में है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं आपको सारा कंटेंट जो नॉलेज है, कोर नॉलेज और जो फॉर्डर मटेरियल देना चाहता हूं। लेकिन आप क्या कर सकते हैं अपने आंसर के अंदर, जब आप इस आंसर को लिखने जाएंगे, आप इंट्रोडक्शन पहले ऑब्वियसली एक पैरा के अंदर इंट्रोडक्शन लिखोगे। ठीक है, ये आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया कि ब्रिटिशर्स ने जो भी डिसीजन लिए वो अच्छे थे बुरे थे, जो भी आपको लिखना है वो बता सकते हो आप। और उसके बाद आप बोलोगे कि मेरे आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं। अगर आप यस बोल रहे हो कि स्टेटमेंट सही है, या आप गलत बोल रहे हो, दोनों केसेस में आपको देने पड़ेंगे आर्ग्यूमेंट्स। तो वो आर्ग्यूमेंट्स उसके बाद पॉइंट वाइज आप लिख सकते हो, या फिर आप बना सकते हो डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स। आप बोलोगे
कि आर्ग्यूमेंट्स, यस द ब्रिटिशर्स उनके इंपीरियलिस्ट गोल्स के लिए उनकी सारी पॉलिसीज थी। तो इंपीरियलिस्ट गोल्स क्या थे? वो इकोनॉमिक गोल्स थे, पॉलिटिकल गोल्स थे, कल्चरल गोल्स थे, सोशल गोल्स थे उनके कुछ, ज्यादातर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल गोल्स थे। और उनको पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया? उनको पूरा करने के लिए उन्होंने लिए हैं डिसीजंस। वो डिसीजंस आप एक एक करके, दो दो करके यहां पर लिख सकते हो। सो जब आप बात आती है आंसर को अपनी शीट में कैसे लिखने जाओगे, तो वहां पर आपकी इनोवेशन बेटर है। लेकिन यहां पर जो मैं आपको इंडिकेटिव आंसर दे रहा हूं, कभी भी यह मत सोचना किसी तरीके से आप आंसर लिख कर आओगे। यहां जो इंडिकेटिव आंसर है, दिस इंडिकेटिव आंसर इज ओनली द फॉर्डर दैट यू विल यूज। और इसीलिए ये 100 ये सॉरी 8 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन है, जिसको 120 वर्ड्स के अंदर हमें यहां पर लिखना चाहिए था, इसको मैंने बहुत ज्यादा वर्ड लिमिट जो है ओवरशूट कर दी है। ठीक है, तो पॉइंट्स का यहां पे ध्यान रखना है बस। पहले मैंने सारे पॉइंट्स को इकोनॉमिक और अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहले मैं बात कर रहा हूं इकोनॉमिक पॉलिसी की। इकोनॉमिक पॉलिसी में कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की आप बात करोगे, तो इसी तरीके से मैंने यहां पर दिखा दिया। लेट अस सी कि अगर मैं इस आंसर को शीट में लिखने जाऊंगा तो किस तरीके से लिख सकता हूं। मैंने कहा कि ब्रिटिशर्स जो भी कर रहे हैं वो गलत कर किया उन्होंने, हमारे लिए कोई कंसर्न नहीं था। एंड इट इज एविडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट नंबर 1, इकोनॉमिक पॉलिसीज। फ्लो चार्ट बना दो सीधा। नंबर 1.1 पहला इकोनॉमिक पॉलिसी, उसके अंदर पहला पॉलिसी कौन सा था? कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इससे क्या हुआ? ग्रोथ ऑफ कैश क्रॉप्स, राइट। उससे क्या हुआ? डिक्लाइन इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। और उससे क्या हुआ? पॉवर्टी। ठीक है, और इसके बाद 1.1 के अंदर मैंने एक पॉइंट बनाया, इंपीरियल गोल। क्या है? इंपीरियल गोल है रॉ मटेरियल चाहिए। और इंडियन इंपैक्ट क्या है? इंडियन कंसर्न क्या है? कि पॉवर्टी बढ़ रही है, फूड ग्रेन कम हो रहे हैं, फूड ग्रेन कम हो रहे हैं तो भुखमरी बढ़ेगी, हंगर बढ़ेगा। इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही क्रूड तरीके से मैंने यहां पर लिखा है। जब मैं मेंस का आंसर लिखूंगा तो ये राइटिंग बहुत अच्छी रहेगी, ये सिस्टमैटिक तरीके से लिखा होगा। और यहां पर मैं जो अपनी इलोक्वेंस है, जो वर्ड्स यूज कर रहा हूं, वो वर्ड्स भी अलग होंगे। लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि किस तरीके से ये पूरा पैराग्राफ आप सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 10 या कम शब्दों में सबमिट कर रख दोगे। आप बोलोगे कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होता है, उन्हें कैश क्रॉप्स ग्रो करने के लिए बोला जाता है। उनसे अंग्रेजों की जरूरत क्या पूरी हो रही है? इंपीरियल नीड क्या पूरी हो रही है? कि रॉ मटेरियल मिल रहा है उनको। उसके बाद वो दूसरी जगहों पर ट्रेड करके उससे रॉ मटेरियल से पैसा भी कमा रहे हैं। और इंडियंस को इंपैक्ट ये मिल रहा है कि हमारे पास हंगर की दिक्कत हो गई, हमारे पास फूड ग्रेन्स कम हो गए, हमारे जो फार्मर्स है वो लोन ले रहे थे मिडलमैन से कैश क्रॉप्स उगाने के लिए, और अब जो उनकी जमीनें हैं वो बिक रही हैं और वो लैंडलेस लेबरर्स में जो है बदलते जा रहे हैं। रूरल पॉवर्टी बढ़ेगी, रूरल टेंशन बढ़ेगा, राइट। हमारे लिए कोई कंसर्न नहीं है। उसके बाद उन्होंने लैंड रेवेन्यू एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। यहाँ पर आप एग्जाम्पल डालो, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम की बात करोगे और बोलोगे कि वो रेवेन्यू जो है स्टेबल चाहते थे ताकि वो वॉर्स लड़ सकें, ताकि वो इंडिया के अंदर और बाहर अफ्रीका के अंदर, यूरोप के अंदर, एशिया के अंदर जो अलग अलग जगहों पे वॉर लड़ते थे उसके लिए उनको पैसा मिले, फाइटर्स मिले। और इंडिया में गरीबी बढ़ रही है उससे उनको कोई लेना देना नहीं था। इसी तरीके से मैंने आगे बताया, हैवी ड्यूटी लगाते थे वो इंडिया से जो भी एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, ताकि इंडिया से एक्सपोर्ट दूसरे देशों में ना जा सकें, और दूसरे देशों में खासतौर पर इंग्लैंड की मिल्स में बने हुए जो सामान है वो इंडिया में ला करके बेच सकें, और इंडिया के लोगों में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाए, इंडिया के लोगों के पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाए, उन्हें खरीदना पड़े सामान जो कि इंग्लैंड में बना है, और पैसा वो इंग्लैंड में ट्रांसफर करना पड़े। ठीक है, इसी के तरीके से मैंने बात की है ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम की, कि रेलवेज बनाकर लेकर आए, टेलीग्राफ लेकर आए, लेकिन इससे वो इंडियंस को कोई फायदा नहीं हुआ। इंडियंस नहीं यूज करते थे रेलवे और टेलीग्राफ उस टाइम पर भी, बट ब्रिटिश ऑफिसर्स और ब्रिटिश के जो ट्रूप्स हैं, जो सेना है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके, आपस में अच्छे से कम्युनिकेट कर सके, और इसी के साथ जो रॉ मटेरियल वो इंडिया के सेंटर से, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से निकाल रहे हैं, उसको पोर्ट्स तक लेकर जाके शिप्स के जरिए दोबारा इंग्लैंड भेज सकें, इसके लिए उन्होंने रेलवेज बनाई। तो ये सारी चीजें आप यहां पर लिखोगे। ठीक है, इसमें एजुकेशन की बात भी लाओगे कि इंग्लिश एजुकेशन लेकर आए थे वो, और इसका कोई उनका मकसद ये नहीं था कि हम इंडियंस को शिक्षित बनाना चाहते हैं, इनकी जिंदगी सुधारना चाहते हैं, लेकिन वो अपने लिए सर्वेंट्स बनाना चाहते थे जो इंग्लिश को समझ सकें, और जो वो ऑर्डर्स दे रहे हैं उन ऑर्डर्स को समझ सकें, उनको पालन कर सकें। दे वांटेड पीपल हु वर ब्लड, whose blood was Indian
बट उनका जो पूरा टेस्ट है, उनका जो पूरा कल्चर है वो इंग्लिश था। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हैं। और इंपॉर्टेंट सबसे पार्ट क्या है इस पूरे आंसर का, दैट वी कैन कंक्लूड दैट ब्रिटिश इंडियन पॉलिसी वाज ड्रिवन मोर बाय द डिजायर टू मीट इट्स इंपीरियल नीड्स देन अ जेन्युइन कंसर्न टू अपलिफ्ट द कंडीशन ऑफ इंडियन मासेस। ये लास्ट में कंक्लूजन के बिना आंसर कंप्लीट नहीं होगा, और 8 में से आपको 8 नंबर या 7 नंबर या 6 नंबर नहीं मिलेंगे अगर ये कंक्लूजन नहीं होगा। ठीक है, ऊपर मैंने आपको टोटल 8 पॉइंट्स लिखे हैं, जो दिखाता है कि इंडिया जो ब्रिटिश की पॉलिसी है वो इंडियंस के भले के लिए नहीं, अपने भले के लिए थी। आप इन 8 में से कुछ शॉर्ट करके पॉइंट्स लिख कर लाओगे, सारे 8 वहां पर जरूर यूज नहीं करोगे। ठीक है, वहां पर ऑब्वियसली आपके पास 120 वर्ड्स हैं, और आप अगर फ्लो चार्ट्स या डायग्राम्स बनाते हो तो आप थोड़ा और एफिशिएंटली वर्ड्स को यूज कर लोगे, बट स्टिल यू विल नॉट बी एबल टू गिव मोर देन 5 और 6 पॉइंट्स। ठीक है, उससे ज्यादा कर दोगे तो समय भी ज्यादा जाएगा, वर्ड्स भी आपको ज्यादा लिखने पड़ेंगे। राइट, तो ये बात हो गई हमारे 8 मार्कर क्वेश्चंस की। अब बात करते हैं 20 मार्कर क्वेश्चन की। नाउ ईच पेपर ऑफ एचपीएस मेंस, वहां पर 20 मार्कर के जो 3 क्वेश्चन होंगे जीएस वन में, उसमें एक क्वेश्चन जरूर गांधी जी से जुड़ा हुआ हमें देखने को मिलता है, तो इसीलिए गांधी जी का एक क्वेश्चन में लेकर आया यहां पर। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट आर द की प्रिंसिपल्स ऑफ गांधीज फिलॉसफी एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम? माइक्रो क्वेश्चन नंबर 1, क्या प्रिंसिपल्स हैं, की इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है गांधी जी की फिलॉसफी के, और गांधी जी का जो दर्शन है और गांधी जी का जो राजनीतिक काम है उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, ये प्रिंसिपल्स आपको बताने थे। व्हाट आर दोस? देन डिस्कस द यूटिलिटी एंड सक्सेस इन अचीविंग द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, कि ये जो जो प्रिंसिपल्स थे इनका क्या यूजफुलनेस रहा और कितनी हद तक वो सक्सेसफुल हुए हैं इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए, ये चीज आपको बतानी थी। इसके लिए आपको 400 वर्ड्स दिए गए, मिनी ऐसे लिखने को बोला गया है। क्वेश्चन जो है इसके अंदर 2 ही माइक्रो क्वेश्चन है। पहला क्या है कि पहले तो वो प्रिंसिपल्स लिस्ट डाउन कर दो, और उसके बाद हर एक प्रिंसिपल का क्या यूजफुलनेस रहा है, कितना सक्सेस रहा है, वो चीज आप यहां पर बता दो। तो आंसर के अंदर मैंने बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट किया है कि गांधीयन फिलोसफी एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम, इसका मैंने थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दिया। मैंने इसकी डेफिनेशन बता दी कि ये एक सोशल रिलीजियस एंड पॉलिटिकल आइडियाज का सेट है, जो गांधी जी ने अपने जो पूरी लाइफ का जो स्ट्रगल है, उनके जो एक्सपेरिमेंट्स रहे हैं, उनके बाद उन्होंने डेवलप किया था। सबसे पहले साउथ अफ्रीका में यूज किया 1893 से लेकर के 1914 तक, और उसके बाद उन्होंने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में इसको यूज किया है। तो उसके बाद मैंने बोला कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी फिलोसफी के, दिस ये दे आर नॉट ओनली पॉलिटिकल, मॉरल एंड रिलीजियस, बट ऑल्सो ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न एंड सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। मैं ये बोल रहा हूं कि इसमें ट्रेडिशनल, मॉडर्न, सिंपल, कॉम्प्लेक्स अलग अलग तरीके के आइडियाज का गठजोड़ है। तो ये सिंपल एक तरीके की फिलोसफी नहीं है, इट कंटेन्स एलिमेंट्स फ्रॉम वेरियस काइंड्स ऑफ फिलोसफीज, एंड इट एम्बॉडीज वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस ऑल्सो, एंड ऑल्सो रूटेड इन इंडियन कल्चर। ये इंडियन कल्चर से भी बहुत सारी बातें उठाते हैं, जैसे अहिंसा की बात हो, धर्म की बात हो। ठीक है, ये जो रघुपति राघव राजा राम के जैसे भजन है, तो उसमें वो कल्चर से बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन उठाते हैं, लेकिन वो साथ ही वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस से भी, वेस्टर्न आइडियाज लाइक डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जो है सेल्फ इंडिपेंडेंस होना चाहिए, ये सारी चीजों के ऊपर भी उनका पूरा पूरा ध्यान है। तो फिर मैंने की प्रिंसिपल्स एक एक करके हाईलाइट कर दिए। मैंने सत्याग्रह की बात कर दी, ट्रूथ एंड अहिंसा की बात कर दी, सर्वोदय और वेलफेयर ऑफ ऑल की बात की है, ट्रस्टीशिप की बात की है, और हर एक कॉन्सेप्ट का यूटिलिटी क्या रह रहा है, हर एक कॉन्सेप्ट का सक्सेस क्या रह रहा है, वो चीज मैंने नेक्स्ट पार्ट में बता दिया। अब यहां पर आपके पास 2 ऑप्शंस फिर से हैं इस आंसर को लिखने के लिए। पहला, मैं क्या करूंगा, गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड देयर यूटिलिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने पहला जैसे प्रिंसिपल अगर बताया कि मैं नॉन वायलेंस चाहता हूं, अहिंसा चाहता हूं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है गांधीयन फिलोसफी का। अब इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि अहिंसा में गांधी जी क्या कहना चाहते हैं, क्या उनका मतलब है, और फिर मैं यहीं पे बता दूंगा यूटिलिटी एंड सक्सेस कि क्या रोल रहा अहिंसा का हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में। फिर हमारा सेकंड पॉइंट आ गया, थर्ड पॉइंट आ गया, सो ऑन। ठीक है, इसका भी यूटिलिटी सक्सेस, इसका भी यूटिलिटी सक्सेस। लेकिन एक और तरीका क्या हो सकता है कि मैंने पहले बोला कि फॉलोइंग आर द गांधीयन प्रिंसिपल्स, ये हमारे कुछ गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, नंबर 1 इज अहिंसा, नंबर 2, नंबर 3, वो सारे मैंने प्रिंसिपल्स लिख दिए, और उसके बाद मैंने लिखा यूटिलिटी एंड सक्सेस। इन प्रिंसिपल्स का कैसा रहा, तो उसके बाद मैंने बताया 1, 2,
3 और यहाँ पे मैंने अलग से वो पॉइंट्स लिख दिए दिखाने के लिए कि कैसे ये प्रिंसिपल्स हमारे लिए फायदेमंद साबित हुए हैं। तो ये कोई भी तरीका आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल लगे, बट द थिंग इज दैट यू हैव टू रिमेन ओरिजिनल। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ओरिजिनलिटी मेंटेन करनी होती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ अलग अलग करके आपको यूटिलिटी सक्सेस भी अलग बता दिया, मैंने आपको सारे प्रिंसिपल्स भी अलग बता दिए। इंक्लूसिविज्म, सेकुलरिज्म, स्वराज। सेकुलरिज्म बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। स्वराज के वो प्रोपोनेंट थे कि स्वदेशी होना चाहिए इंडिया के अंदर और ग्राम स्वराज होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिख दी। ट्रस्टीशिप का उनका प्रिंसिपल, सर्वोदय का प्रिंसिपल, ट्रुथ और अहिंसा, सत्य और अहिंसा का प्रिंसिपल मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और इसके बाद मैं बता रहा हूँ कि सक्सेस कैसे रहा है। तो सक्सेस में मैंने बताया कि देखो गांधी जी जो भी काम कर रहे थे वो सिर्फ इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों के लिए कर रहे थे। और इसीलिए उन्होंने, चाहे वो लोअर क्लासेस की बात हो चाहे वो फीमेल्स की बात हो, उनकी इंपावरमेंट के लिए भी काम किया। और उनका स्पिरिचुअल प्रोग्राम ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ पाया, ज्यादा अच्छी मेंबरशिप हो पाई, बिकॉज उनके सारे प्रोग्राम्स इंक्लूसिव थे। वो सत्य और अहिंसा की बात करते थे, तो जो लोग डरते थे ब्रिटिशर से वो लोग भी उनके साथ है कि अगर हम अहिंसा रखेंगे, अगर हम बिल्कुल नॉन वायलेंट रहेंगे, तो ऑब्वियसली कोई वायलेंट रेपरकशन आपके ऊपर ज्यादा पड़ेगा नहीं। और इसके ऊपर गांधी जी का जो स्पिरिचुअल हाई ग्राउंड था, मॉरल हाई ग्राउंड था, उसकी तरफ से बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होकर आए हैं। इसके साथ कॉर्पोरेशन जो कि कैपिटलिस्ट थे इंडिया के, वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर सामने आए। उन्होंने भी कहा कि इंडिया के अंदर जो लोग हैं उनकी कंडीशन ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, ब्रिटिशर्स की पॉलिसी ज्यादा बेटर होनी चाहिए। और उन्होंने गांधी जी को सपोर्ट किया, चाहे वो टाटा का जो बिजनेस ग्रुप हो, चाहे वो बिरला का बिजनेस ग्रुप हो, चाहे बजाज का बिजनेस ग्रुप हो। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं आपके 20 मार्कर